दिवाकर एंड वेलकम टू ज्योति साइंस। आज हम बात करेंगे 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर की साइंस का, जो कि चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस। वैसे तो मैं इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो, मैं फटाफट चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव प्रोसेसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट, ये सारे वन शॉट में कंप्लीटेड हैं। इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वन शॉट सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और उनकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले लाइव प्रोसेसेस के अंदर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं भाई। तो लिविंग में क्या होता है, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, इनमें सेंसिटिविटी होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें लिविंग के क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लाइव प्रोसेसेस होती है, लाइव प्रोसेसेस क्या होती है, इसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं। क्या होती हैं, इसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं, मतलब ज़रूरी प्रोसेसेस होती हैं जिनके बिना हम अपनी लाइफ को ना सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब लाइव प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल एंड विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है लाइफ को सस्टेन या लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ये जितनी भी लाइव प्रोसेसेस होती हैं, इनकी मदद से वी कैन मेंटेन और वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। ठीक है, हम अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन कर सकते हैं इन सारी प्रोसेसेस के थ्रू। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन क्या होता है भाई। तो न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, फूड को एक्वायर करने की एक प्रोसेस है। उस फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है अपने आप को, और तरह तरह की जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर आपको पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है। सेल में ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6। इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इस ग्लूकोज से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और साथ में CO2 निकलता है, H2O निकलता है। तो CO2 तो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। बाकी जो एनर्जी होती है वो हमारी सेल क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, कि हमारी जो ब्लड है उसमें फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आपकी एक्सक्रीशन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दो तरह की, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। हालांकि ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक बेसिक चीज़ें होती है हर चैप्टर की, उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, तो वो दो तरह की होती है, या तो एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म होगा। या तो चीज़ें टूटेंगी या तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, उसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जुड़ करके क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो इसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। दैट्स इट। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक बड़ी चीज़ होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में टूटती है तो एनर्जी लगेगी ना भाई यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है ना, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट है। अब जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनमें लाइफ प्रोसेसेस अलग होती है। सिंपली भाई अमीबा जो है वो अपना खाना अलग तरीके से खाएंगे, इंसान जो है अपने खाने को अलग तरीके से खाता है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू
अपने लिए फूड की व्यवस्था करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है उनमें फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो अलग है, अमीबा में अलग है, और जितने भी तरह तरह के एनिमल्स हैं सब में ये न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अलग अलग तरीके से होता है, सब में एक जैसा नहीं होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है बच्चों न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है भाई और उसको यूटिलाइज करता है, और जब उसको यूटिलाइज करता है तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, तरह तरह के जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर करते हैं, उनकी अच्छे से मेंटेनेंस होती है ना, वो अच्छे से मेंटेन होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने की प्रोसेस ही तो न्यूट्रिशन होती है। फूड में बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, है ना, फाइबर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो आपको पता है एनर्जी गिविंग फूड होता है, प्रोटीन्स जो आपको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है, और विटामिन्स आपको पता है कि जो हम तरह तरह के जो रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जो डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको विटामिन्स प्रॉपर लेने पड़ते हैं। इसी तरीके से मिनरल्स भी होते हैं, है ना, जैसे आपका फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये भी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो इसमें दो तरह के टाइप्स आपको देखने, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है, वन शॉट की जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ों को कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है ना, तो रिवीजन ऐसे ही होता है, और अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक वर्ड की मीनिंग को अच्छे से देखना है, तो आप उस वीडियो पे चले जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन यानी नरिशमेंट, ठीक है, हेट्रो मतलब अदर, न्यूट्रिशन यानी नरिशमेंट। तो जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और जहाँ पर ये दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? बेसिकली प्लांट्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी हमारे जो है कि एक आता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ग्रीन प्लांट आ गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिना जो होता है, ये क्या करता है? फोटो यानी लाइट, सनलाइट को लेता है, और उस लाइट एनर्जी की हेल्प से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या करता है? अपना फूड बनाता है। ठीक है ना। और कीमो का मतलब होता है केमिकल। यहाँ पर केमिकल एनर्जी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज होती है, और उस केमिकल एनर्जी को यूज करके ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं। इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है ना। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके तीन तरह के होता है, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक एनिमल, अब होलोजोइक एनिमल में कौन आते हैं? हर्बीवोर आते हैं, कार्निवोर आते हैं आपके, है ना, और ओमनिवोर्स आते हैं। ये आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अमीबा और पैरामीशियम, और इंसानों में भी क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करता है ऑर्गेनिज्म? फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। ये पूरे फूड मटेरियल को क्या करता है? पहले अंदर लेता है, उसके बाद इस फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है पूरी एनिमल बॉडी के द्वारा। जैसे हम पहले फूड को अंदर लेते हैं, उसके बाद हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के बाद ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी में। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और सेप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म? इसमें डेड या डिकेइंग मैटर को खाता है ना, डेड या डिकेइंग मैटर को क्या करता है? खाता है। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर ये फूड को बाहर ही क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, बॉडी के बाहर ही उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसके बाद इसकी बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज दिस न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, बहुत सारे फंगी हो गए, ब्रेड मोल्ड हो गए, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया,
कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई हो गया, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ये सब सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट होते हैं ये दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रह करके न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन उसको मारे बिना, है ना। अब जैसे जू होती है, ये सर पे होती है, ठीक है, तो ये खून चूसती रहती है ना, लेकिन उस जीव को ये मारती नहीं है जिसका ये खून चूस रही हो, उसको जान से नहीं मारता है। तो इसमें आपका टैपवर्म हो गया, लीस हो गई, टिक्स हो गए, लीच हो गया, ठीक है, ये सारे पैरासाइट हैं, ठीक है। अब इस तरीके से प्लांट कस्क्यूटा, अमरबेल इसको हिंदी में बोला जाता है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो ये पैरासिटिक प्लांट है। दिस इज़ नॉन ग्रीन प्लांट, ये जो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये दूसरे प्लांट पर चिपक करके क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है जी। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट की हम बात करेंगे। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वे तो फूड हो गया, फूड जो हम खाते हैं क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं, ठीक है ना। जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे लेते हैं, लाइट एनर्जी यूज करके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करते हैं, क्या यूज करता है, CO2 यूज करता है, H2O वाटर यूज करता है, सनलाइट यूज करता है और क्लोरोफिल यूज करता है, ठीक है। ये चीज़ें प्लांट क्या करता है, यूज करता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे H2O को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट ये काम कर देते हैं, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे H2O CO2 को, किस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में जैसे C6H12O6 यानी ग्लूकोज। एंड इन दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज़ यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। क्लियर है जी। ये आपकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के बीच में रिएक्शन होती है, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है आपका ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट होता है क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है जी। अच्छा, अब प्लांट में होता है, अब यहाँ पर एक NCERT में एक डायग्राम दे रखा है, बहुत सुंदर सा डायग्राम है ये। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है हमको, ये लीफ का एक स्ट्रक्चर और लीफ का अंदर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ का जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका अपर एपिडर्मिस, नीचे आता है आपका लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ना बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी क्या होती, जिनको फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। यहीं पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, और यहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। तो ये आपकी लीफ हो गई, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लीफ हो गई। लीफ का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट लेयर्स से कवर्ड होता है, क्यूटिकल उसको बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा और नीचे हम चलते हैं, तो उसके ऊपर जो परत होती है वो एपिडर्मिस होती है। अब एक ऊपर का एपिडर्मिस होता है, एक नीचे का, दोनों के बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिनको मीजोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल बोलते हैं। और ये इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, और यहीं पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड इसी क्लोरोफिल की वजह से लीफ लुक्स लाइक ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना। तो पत्तियों का रंग हरा भरा होता है भाई इसी क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में, केमिकल एनर्जी में, और H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर टूट जाता है किस में, H2O और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और उसी से फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये आपका लाइट रिएक्शन फेज होती है।
अब दूसरा आता है आपका डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन इससे हट जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, C6H12O6, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन हो जाता है, तो डार्क रिएक्शन फेज इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टोमेटा। तो जो प्लांट होता है ना, प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसमें से एक पोर का ये स्ट्रक्चर है जी, ये ओपन स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है, ये अंदर जो आपको दिख रहा है। इसके चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल बोलते हैं, और इन गार्ड सेल का काम क्या होता है, स्टोमेटा को खोलना और बंद करना, ठीक है ना। तो ओपन एयर क्लोज्ड स्टोमेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, उसके लिए अभी टाइम कम है। आप उस चैप्टर में जब जाओगे, उस प्ले लिस्ट में जब जाओगे जहाँ पर बायो के सारे लेक्चर्स आपको वन शॉट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आपको वहाँ पर डिटेल से समझाया गया। अभी तो मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पत्तियों की सरफेस से पानी का वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट की रूट से और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पानी को पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। फ्लोएम का काम क्या होता है, प्लांट की पत्ती से ग्लूकोज यानी फूड को, एनर्जी को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है। और यहाँ पर आप देखिए वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, डाइजेशन खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन पचाए हुए खाने को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन उस एब्जॉर्ब किए हुए खाने को बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, प्रयोग करना, उपयोग में लाना। और इजेशन क्या होता है, जो खाना उपयोग में नहीं आता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको बॉडी से बाहर कर देना, ठीक है। ये है आपका इजेशन। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, ये इनके बारे में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें एक कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है, और होलो होती है, खोखली होती है, इसीलिए इसमें से खाना गुजर सकता है। विच कंटेन्स ऑर्गन थ्रू विच फूड पासिस, ठीक है ना। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनसे होकर के हमारा फूड पास करता है आगे की तरफ। और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं। एक्सेसरी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं होते, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे लीवर से निकलने वाला बाइल जूस खाने को पचाने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, है ना। और सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा, और आपका क्या होता है, गाल ब्लेडर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, गाल ब्लेडर जिसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है माउथ, जिसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। दूसरा है फूड पाइप, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में ईसोफेगस बोलते हैं। तीसरा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जहाँ से होकर के फूड क्या होता है भैया, गुजरता है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। खाने को आप अच्छे से चबाते हो, बस मैकेनिकली क्या करते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो। फूड इंजेस्ट करता है, दांत इसको चबाते हैं, जीभ इसको अच्छे से इसमें लार वगैरह मिलाती है, और उसके बाद टंग जो है इसका टेस्ट लेती है ना, और फूड को अच्छे से मिक्स कर देती है, जो सलाइवा होती है, जो लार होती है उसके साथ। इसलिए हम बोलते हैं ना, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि उसके साथ लार अच्छे से मिल जाए। और जो लार होती है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है। वो जब अंदर जाता है तो अंदर HCl एसिड होता है, उसके साथ रिएक्शन कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो लार जब अंदर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कभी भी भैया एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सलाइवा को सिक्रीट करती है। कहाँ होती है सलाइवरी ग्लैंड, आपके माउथ में होती है।
ये हमारे खाने में जो स्टार्च होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको सिंपल शुगर में यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, ब्रेक डाउन कर देता है उसका। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को सिंपल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए बोलते हैं खाने का जो पाचन होता है, डाइजेशन जो होता है, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ईसोफेगस, इसमें से क्या निकलता है? बोलस होता है जी, बोलस, दैट हैज़ बीन मिक्स विद सलाइवा, मतलब खाना, वो खाना जो सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है, अब वो बॉलस कहला रहा है, अब वो सेमी सॉलिड है। तो इसमें फूड धीरे धीरे डाउनवर्ड्स जाता है, नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जिसके द्वारा हमारा खाना नीचे की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो ये मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है, इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये यहाँ पर देखा जाता है, समझ आया? ठीक है। उसके बाद आपका स्टमक है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। चर्निंग ऑफ द फूड इस तरीके से घूमता रहता है, कभी कभी पेट से गड़गड़ की आवाज़ आती है ना, तो फूड चक्कर मारता रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है आपके स्टमक में। चर्निंग ऑफ द फूड अच्छे से मिलता है, अच्छे से मिक्स होता है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं हमारे स्टमक की दीवारों पे, वो सिक्रीट करती है एक केमिकल, है ना, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, और वो हमारे डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है जी। ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, अब यहाँ पर उसमें हमने बॉलस पढ़ा माउथ में जब हम थे, कि खाना जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया वो बॉलस कहलाता है। अब चाइम एक वर्ड आता है बच्चों, चाइम। चाइम का मतलब फूड दैट हैज़ बीन मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस जो सलाइवा के साथ मिला था वो बॉलस, अब जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलने वाला फूड है वो कहलाएगा चाइम। क्या कहलाएगा? चाइम कहलाएगा। ठीक है, काइम नहीं, चाइम। ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? सिक्रीट करती है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हमें मिलती हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl, तीसरा है म्यूकस। ये तीनों हमारे स्टमक में आकर के मिलती हैं। ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है, HCl एक क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस वो सब्सटेंस है जो हमको HCl से बचाता है, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है ना। कभी कभी ये बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, पेट जलने लगता है, छाती जलने लगती है, गला जलने लगता है, वो एसिडिटी की वजह से। उसके बाद आप इनो वगैरह पीते हो, है ना, बेस लेते हो, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तब जाकर कहीं आपको रिलीफ मिलता है भाई। तो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl करता है, क्या करता है? मीडियम को एसिडिक बनाता है ना, मतलब खाने को सड़ने से बचाता है। और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग जो होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, बहुत कोमल होती हैं। तो इतना खतरनाक एसिड वहाँ पे बन रहा है HCl, तो उससे बचाने का काम हमको म्यूकस कर देता है जी। चलिए, अब लिवर होता है। लिवर एक्सेसरी ऑर्गन। लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर से बाइल जूस निकलता है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब ये दोनों जूस जब निकलते हैं तो ये कहाँ आकर के मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है। अब देखो, लिवर क्या है? बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो है वो गाल ब्लेडर में क्या होता है? इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, यानी कि पित्त की जो थैली होती है वहाँ पर पित्त रस स्टोर होता है। बाइल जूस का नेचर एल्केलाइन होता है, मतलब ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है। बाइल जूस जो होता है ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फाइबर्स, वाटर फाइबर्स, और आपके वाटर होता है, फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में पचने वाली जो चीज़ है वो फैट है। तो फैट के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की जो प्रोसेस है उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जो बाइल जूस करता है। तो इमल्सिफिकेशन, लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट का जो लार्ज बड़ा सा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है जी। अभी भी फैट पूरी तरीके से नहीं पचा, हाँ, प्रोटीन भी पूरी तरीके से नहीं पचा, आगे जाकर पूरी तरीके से पचेंगे। अब देखना आप, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ये निकालता है 3 एंजाइम्स, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन बचा हुआ है कुछ तो स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, अब जो बचा हुआ प्रोटीन है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। लाइपेज क्या करता है? ये इमल्सिफाइड जो फैट है
है ना, जो बाइल जूस ने थोड़ा बहुत फैट डाइजेस्ट कर लिया था, वो थोड़ा बहुत जो बच गया है इमल्सिफाइड फैट, वो लाइपेज क्या कर लेता है, उसको पचा लेता है। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो एक सैलाइवरी एमाइलेज था जो माउथ में होता है, और एक होता है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 6.5 होती है, कुछ बुक्स में आपको 7 मीटर भी मिल जाएगा, तो 6.5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ होती है। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपकी किसका, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। इससे इंटेस्टिनल जूस निकलता है जो बहुत सारे एंजाइम्स अपने में रखता है और फाइनल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इट इज़ द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये वो जगह है जहाँ पर फाइनल डाइजेशन होता है और फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है हमारे खाने का। अब जो इंटेस्टिनल जूस है ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, मतलब तोड़ देता है, प्रोटीन बन जाता है, एमिनो एसिड फैट बन जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इस तरीके से खाने का यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, और ये ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, और यहाँ से ये खाने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। दे आर प्रेजेंट इन द inner lining of the small intestine and help in absorption of nutrients by increasing the surface area for absorption। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है भाई, इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रेक्टम एंड एनस, सबसे लास्ट वाले पार्ट आपको दिख रहे होंगे, रेक्टम एंड एनस, जहाँ से फूड रिमूव होता है, ठीक है। इजेशन मैंने आपको बता ही दिया, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई, अमीबा में जो न्यूट्रिशन, ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है, मतलब ये अपना शेप बदलता रहता है, ठीक है, फिक्स शेप नहीं होता है इसका। तो इसमें ये जैसे ये फूड पार्टिकल है ना, तो इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, नकली पैर, जिनके द्वारा ये खाने को अंदर की तरफ लाता है अपनी बॉडी में, और उसके बाद फूड वैक्यूल में ये खाना क्या, यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाती है जहाँ पर ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में ये खाना क्या हो जाता है, फैल जाता है इसकी। तो इस तरीके से ये खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर पूरे फ्लो चार्ट में मैंने समझा रखा है किस तरीके से अमीबा अपना खाना डाइजेस्ट करता है। पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में यहाँ पर एक होता है ऑरल ग्रूव, ठीक है, ऑरल ग्रूव, और एक होता है एनल पोर। एनल पोर वो पार्ट है जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है, और ऑरल ग्रूव वो पार्ट है इसका जहाँ से खाना अंदर जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से अंदर गया खाना, उसके बाद फूड वैक्यूल में, उसके बाद ये पूरे उसमें फैल जाता है बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और एक बड़ा न्यूक्लियस रेड कलर का आपको दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कांटे नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, जो इसके मूवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। फिक्स्ड शेप होता है इसका, जूता जैसा शेप आपको दिख रहा होगा, पैर जैसा, ठीक है। चलो जी, अगला लाइव प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग क्या होती है, जब हम एक बार हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक ब्रेथ बोलते हैं, मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन से एक ब्रेथ बनती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, ठीक है ना। तो एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है एक एडल्ट का, वो 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है जब वो नॉर्मल रेस्टिंग फेज में है। अब वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है या हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें ये चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, अब भाई ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ये लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से ये सेल में जाता है, सेल में ऑलरेडी क्या होती है, ग्लूकोज होती है।
अब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करती है, इसका ब्रेक डाउन करती है, उससे एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दे देते हैं। तो ये रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग क्या है, श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन अलग है, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत डिटेल से बताया गया है वहाँ पर, जहाँ पर वन शॉट मैंने पढ़ा है। ये तो रिवीजन चल रहा है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, ये टूटा ग्लूकोज किस में, CO2 H2O और एनर्जी में। क्लियर है। अब यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है इनमें अंतर होता है, इनमें अंतर पूछा जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स। भाई हवा को अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है, सिंपल। लेकिन रेस्पिरेशन ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस है। जब इसको ऑक्सीजन का साथ मिलता है तो ये ग्लूकोज को तोड़ता है, उससे एनर्जी मिलती है, सिंपल। ब्रीदिंग जो है इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, ये लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन जो है ये सेल के अंदर होता है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, आप लिख सकते हैं इसका। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जरूरी होता है, मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर भाई ग्लूकोज जब सेल के अंदर पहुंचता है तो उसको तीन तरह की कंडीशन मिल सकती हैं। ग्लूकोज टूट करके साइटोप्लाज्म में टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूवेट में बदलता है। उसके बाद अब इसको अगर ऑक्सीजन मिल गई तो ये किस में टूटेगा, CO2 में, H2O में, एनर्जी में। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगर इसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगी, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये यीस्ट में होता है, तो ये इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है ना, इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल का टाइप है। और अगर इसको ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन कम ऑक्सीजन मिल रही है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आएगा लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। ठीक है, और इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमारी मसल्स पेन करती हैं। जब हम हार्ड एक्सरसाइज और रनिंग करते हैं ना, तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है सेल के अंदर तक, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से क्रैम्प पड़ना, दर्द होना, है ना, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर है। अब आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, यानी फेफड़ों के बारे में, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, जो आपको समझने पड़ेंगे। ब्रोंकी प्लूरल, ब्रोंकस सिंगुलर, एल्वियोलाई प्लूरल, एल्वियोलस सिंगुलर, ब्रोंकियोल्स प्लूरल, ब्रोंकियोल सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेज़ल कैविटी है जहाँ से एयर आपको अंदर लेनी है। फेरिंग्स आता है, लिरिंग्स आता है। ठीक है, यहाँ से आपकी हवा क्या आती है, इस तरीके से, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, मतलब कुछ इस फेफड़े में आएगी कुछ इस फेफड़े में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से दिख रही होगी, ये जो ट्रेकिया है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, ये जो ट्रेकिया है ये यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, तो ये जो फर्स्ट वाली ब्रांच आपको दिख रही है ये है आपकी ब्रोंकी, ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है ब्रोंकस। ठीक है, और ये आगे जा कर के गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। ये लास्ट में जो लास्ट स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ जा कर के जब हवा भरती है तो ये गुब्बारों की तरह फूलते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। और नीचे ये आपका है डायफ्राम। क्या है ये, डायफ्राम। जब हवा अंदर आता है तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, इस तरीके से नीचे चला जाता है। जब हम हवा को अंदर लेते हैं ना, तो जैसे गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते हो तो फूल जाता है, ऐसे जब फेफड़ों के अंदर हवा आती है तो फूलते हैं, तो उनके फूलने से, उनके प्रेशर से ये डायफ्राम नीचे आ जाता है। जब हम हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में अच्छे से इसको समझाया गया है।
किस तरीके से ही होता है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ, ये एल्वियोलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं जब इनके अंदर एयर फिल होती है, और ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाएगी और ब्लड का CO2 इसके अंदर आएगी, तो CO2 को हम बाहर कर देते हैं, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, जो कि आगे फिर रेस्पिरेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अलग तरह की लाइफ प्रोसेस है, इसके अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम ये दो पढ़ने हैं। अभी एक लाइफ प्रोसेस है, अलाउज सब्सटेंसेस, देखो ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट, CO2, नाइट्रोजिनस वेस्टेज, ये सब हमारे ब्लड में होते हैं। अब इन सब का हमारे बॉडी के एक पार्ट से हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रांसपोर्टेशन। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है आपका हार्ट। ब्लड जो कि रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को, बॉडी के सभी पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। ब्लड वेसल्स, ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोज। ब्लड वेसल वो ट्यूब हैं, वो पाइप्स हैं जिनमें से होकर के ब्लड जाता है। ठीक है, जैसे पानी पाइप के अंदर से जाता है। और हार्ट ये पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, हार्ट तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी हार्ट। ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है आपका प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ये एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, या अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। CO2 और जो हार्मोन्स है इनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि ब्लड का 45% बनाती हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, जिनका टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम है इरिथ्रोसाइट्स। हीमोग्लोबिन इन RBC हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स आती हैं WBC, ल्यूकोसाइट्स इनका टेक्निकल नेम है। ये एंटीबॉडीज़ को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और पैथोजेंस को मारती हैं। जो हमारे शरीर में गलती से जो वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, जो हमें बीमार करने में पूरा सहयोग करती हैं, उनको मारने में WBC क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो WBC हमारी बॉडी के सैनिक हैं, जो बाहर से आने वाली आतंकवादियों को क्या करती है, मारती हैं, बीमारियों को मारती हैं। तो WBC का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। और प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को करती हैं, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो प्लेट्स अगर कम है और कभी चोट लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर की तरफ बहने लगता है, लेकिन प्लेटलेट्स अगर ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स ठीक हैं, तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड जो है बाहर आने से रुक जाता है, जल्दी रुक जाता है। ब्लड के फंक्शन पूछे जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज़। ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का लंग्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है, ताकि एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, जो कि जस्ट मैंने अभी बताया, WBC ये काम कर रही हैं। केयरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज़ दैट फाइट इन्फेक्शन, जो एंटीबॉडीज़ WBCs प्रोड्यूस करती हैं, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज़ तक ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाती हैं, लिवर तक ये वेस्ट प्रोडक्ट को लाती हैं। विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड, जो ब्लड को फिल्टर और क्लीन करने का काम करते हैं। तो किडनी जो है वो हमारी ब्लड को फिल्टर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लड वेसल्स, जिनमें से होकर के ब्लड जाता है। आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त बहता है। वेन्स, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला रक्त बहता है। और कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। तो आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, मतलब जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन वाला रक्त है, उसको हार्ट से हमारी पूरी बॉडी तक पंप करता है।
तो ये काम कौन करती है? आर्टरीज। और वेन्स जो हैं ये क्या करती हैं? जो अशुद्ध रक्त है, CO2 वाला रक्त है, उसको टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ ले जाती हैं, ताकि हार्ट उसको शुद्ध कर सके और फिर हमारी बॉडी को भेज सके। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ती हैं। कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड वेसल्स from the connection between the vessels and carry blood away from the heart arteries, and the vessels the return blood to the heart veins. To primary function of capillaries is the exchange of materials between blood and tissue cell. मतलब blood और tissue cell जो होता है ना, उनके बीच में जो तरह तरह के materials होते हैं उनको exchange करने का जो काम है वो capillaries करती हैं। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको ब्लू कलर का इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन। और आर्टरी को रेड कलर का बना रखा है तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये हार्ट से बॉडी को ब्लड ले जाता है और वेन जो है ये हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाती है, ठीक है। और बीच में आपकी कैपिलरीज हैं। ये जो बीच में जो वेन और आर्टरी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कैपिलरीज हैं, जो कि काफ़ी होती हैं नंबर्स में भी, और सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये यहाँ पर टाइप बहुत सारा मैंने यहाँ पर इनको बता रखा है। इनके फंक्शन, इनकी थिकनेस, इनकी इलास्टिसिटी, इनका साइज ऑफ ल्यूमेन, इनके वॉल्व्स, इनका प्रेशर ऑफ ब्लड, मतलब इनमें किस प्रेशर से ब्लड जाता है, किसी में वेरी हाई है, किसी में वेरी लो है, किसी में बिल्कुल ही लो है। कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, वेन में वेरी लो होता है, और जो आर्टरी होती है इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन जाता है, आर्टरी और वेन में क्या अंतर है या इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंसेस आपको इस टेबल के थ्रू वहाँ पर आंसर करने होते हैं। अब ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन, इसमें कोई हड्डी नहीं है, मांस का बना हुआ है, इसीलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। चेस्ट कैविटी में, वक्ष गुहा में, छाती की गुहा में क्या होता है? लोकेटेड होता है। एज बिग एज फिस्ट, फिस्ट के आकार, जब आप अपनी हाथ को बंद करोगे, फिस्ट कहते हैं उसको, मुट्ठी, तो मुट्ठी के आकार का होता है, और पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हार्ट है जी, बहुत क्लियर डायग्राम है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका राइट एट्रियम है, ये इसका लेफ्ट एट्रियम है, ये इसका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये अपर पार्ट है यानी अपर चैम्बर है, और ये नीचे वाला लोअर चैम्बर है। लोअर चैम्बर के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ऊपर वाला पार्ट जो है वो एट्रियम कहलाता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है जी? तो ये पार्ट आपका हार्ट का हो गया। अब ये NCERT का डायग्राम है जी, NCERT का डायग्राम है। हार्ट का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, जो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये वाला, इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम, SEPTUM, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये राइट एट्रियम है, ठीक है। क्या है ये? राइट एट्रियम है। ये आपका वेना कावा है जहाँ से ब्लड अंदर जाता है। ये अपर वेना कावा है जहाँ से ऊपर के पार्ट का ब्लड हार्ट के इस चैम्बर में आता है। यहाँ से नीचे वाला बॉडी के जो निचले अंग है वहाँ का ब्लड यहाँ आता है। उसके बाद ये ब्लड यहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड हार्ट के यहाँ से होकर के इस पार्ट में आता है। पहले बीच में ये लंग्स में जाता है, लंग्स में जो ब्लड में CO2 होती है वो लंग्स से बाहर चली जाती है, हमारे नाक से बाहर, और जो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट के इस चैम्बर में आ जाता है, और यहाँ से तो फिर आयोर्टा के थ्रू ये क्या हो जाता है? पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। मतलब पूरी बॉडी में इस ब्लड को पंप कर दिया जाता है हार्ट के आयोर्टा वाले पार्ट से। तो इसीलिए हार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो है कि पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं या सर्कुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ी डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं। हार्ट के फंक्शन अगर पूछ रहा है तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम। ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, हार्मोन्स को डिलीवर करता है, ग्लूकोज को डिलीवर करता है, और जितने भी अदर कंपोनेंट्स हैं उसको बॉडी के
वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक क्या करता है, ये पहुंचाने का काम करता है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट के काम है। अच्छा, पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, और रेड कलर में जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सबको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। राइट नाउ आई डू नॉट हैव मोर टाइम, सो दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए फटाफट मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन के टाइप। सबसे पहले आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा आता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है, बॉडी तक, हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में डालता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोर्टा, फिर पूरी बॉडी में। ठीक है, और सिस्टेमिक ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। Another portion of circulation where the oxygenated blood is pumped from the heart to every organ and tissue in the body and deoxygenated blood। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट का ऊपर वाला वेना कावा और नीचे वाला लोअर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा मतलब शरीर के निचले अंगों से लोअर पार्ट का जो ब्लड है उसको हार्ट के राइट चैम्बर में डालना, और ऊपर अपर पार्ट ऑफ बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट के राइट चैम्बर में डालना। फिर वहाँ से ये लंग्स में जाता है, वहाँ से फिर से आपका ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में क्या करता है, हेल्प करता है, और इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड, जो अधिक से ज़्यादा फ्लूइड होता है उसको बॉडी से, है ना, फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड पार्टिकल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको ये मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। और साथ ही साथ ये फॉर्म करता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को भी ये क्या करता है, फॉर्म करता है, और एंड डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स। इम्यून सेल को भी ये प्रोड्यूस करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, लाइक लिम्फोसाइट्स एंड अदर एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होती हैं जो कि कलरलेस होती हैं, कलरलेस फ्लूइड होती हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है ना, जैसे ब्लड वेसल में फ़्लो करता है, ऐसे ही लिम्फ जो होता है वो लिम्फ वेसल में क्या करता है, फ़्लो करता है। और तीसरा आता है आपका इसमें लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का, मिनरल का, फूड का, CO2 का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, ये सारे देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है ऐसे प्लांट में भी होता है। जैसे मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम वाला बताया था बड़े शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें बताई गई है। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को जड़ से और पेड़ के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को क्या करता है, पत्ती से और पेड़ के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाता है। इनको कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को। एसेंट ऑफ शेप है जाइलम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मूवमेंट होता है पानी और मिनरल का, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है क्योंकि जो मिनरल होते हैं और जो आपके वाटर होते हैं बहुत फोर्स से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जाइलम जो है वो 4 तरह की सेल का बना होता है, ट्रेकिट्स होती हैं, वेसल्स होती है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें जो जाइलम पेरेन्काइमा वो लिविंग सेल होती है, बाकी सब डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद द फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू एसेंट ऑफ शेप आर एज फॉलोज। ठीक है, रूट प्रेशर और
ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। रूट प्रेशर में क्या होता है, पानी और मिनरल्स जो होती है रूट के प्रेशर से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसपिरेशन आपको पता ही है, ट्रांसपिरेशन का मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में आपको बता ही दिया। फ्लोएम फ्लोएम में आता है आपका ट्रांसलोकेशन। जैसे एसेंट ऑफ शेप आपका किस में आता है, जाइलम में, ये फ्लोएम में आता है। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, देखो फूड क्या है, प्लांट के ऊपर के पार्ट को भी चाहिए और नीचे के पार्ट को भी चाहिए, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट वाई फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि खाने को ऊपर भी भेजना और नीचे भी भेजना है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट यहाँ पर चाहिए। तो फ्लोएम जो है ये 4 सेल का बना होता है, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें जो फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स हैं ये लिविंग होती हैं और सीप ट्यूब्स भी क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है यहाँ पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी जो यूरिया होता है बॉडी से, ये जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्टेज हैं इनका बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होती है, लंग्स होती है, लीवर होता है, स्किन। स्किन से क्या एक्सक्रीट होता है, पसीना। लीवर से अमोनिया और यूरिया, लंग से CO2 और किडनी से यूरिया को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसीलिए किडनी जो है वो फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, उसमें से यूरिया को अलग करती है, ब्लड को अलग करती है, वाटर को अलग करती है, ठीक है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें दोनों किडनीज़ को अच्छे से मेंशन किया गया है। ये किडनीज़ हैं, 2 किडनी होती है, किडनीज़ आर 2 इन नंबर, है ना। ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं दोनों किडनी से जुड़े हुए, इनको यूरेटर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन कुछ देर तक क्या होता है, इकट्ठा होता है, और उसके बाद यूरिथ्रा, वो पोर जहाँ से यूरिन क्या निकलता है बाहर, ठीक है, यूरेथ्रा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट्स में मैंने आपको समझा रखा है। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। 2-3 नंबर में क्वेश्चन हर बार आता है, एक साल छोड़ करके आता ही रहता है क्वेश्चन, तो और इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किसकी, किडनीज़ की। दीज यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू अ डक्ट, ये होती हैं आपकी डक्ट से कनेक्टेड होती हैं ये, ठीक है। एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये आपका कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। और जो आपका हैनेल्स लूप होता है, हैनेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा था सबसे पहले, इसीलिए इसको उनके ही नाम पे नाम दे दिया गया, हैनेल्स लूप, ठीक है। हैनेल्स लूप रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर एमिनो एसिड और ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब यहाँ पर एक समझने की चीज़ ये है कि कभी कभी किडनी जब ब्लड से क्या करता है, कभी कभी क्या ऑल द टाइम ऐसा ही होता है, जब वो ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें से पानी अलग हो जाता है, यूरिया अलग हो जाता है, ब्लड अलग हो जाता है। ब्लड हमारी बॉडी में रहता है और बाकी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाती हैं। तो उसमें से कुछ आवश्यक चीज़ें, कुछ नेसेसरी चीज़ें भी उसके साथ आ जाती है, तो उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये वाला पार्ट करता है। अब उसमें काम की चीज़ें क्या होती है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, वाटर होता है, तो उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो ये है भैया नेफ्रॉन की बातें। उसके बाद प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। जो प्लांट में स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्ती की सतह पर, सरफेस पर, वहाँ से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांसपिरेशन है। क्या है ये, ट्रांसपिरेशन, TION, ठीक है। प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क, है ना भाई। प्लांट अपनी पत्तियों को भी, पुरानी पत्तियों को भी छोड़ता है, और जो उसकी बार्क है वो भी झड़ जाती है, तो ये भी एक्सक्रीशन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा ख़त्म हो जाता है। ये मैंने
बहुत अच्छे से मैं नहीं कहूँगा कि मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ी से इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है और आपको पता होना चाहिए जो रिवीजन सीरीज़ होती है वो ऐसी ही चलती है, ऐसे ही रिवीजन करना पड़ता है हमको, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाइए, और आपको बहुत डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।